नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनगुड़िया टाइम्स। उत्तर प्रदेश में उस समय दलितों पर दिवली जैसे बड़े बड़े दिल को झकझोर देने वाले नरसंहार क्यों हो रहे थे? कौन कर रहे थे? कौन करवा रहा था? और उन खूंखार अपराधियों को कौन पाल रहे थे और कौन शरण दे रहे थे? और जघन्य नरसंहार करने के बाद भी ये आतंकी डाकू खुलेआम घूमते रहते थे, कानून के शिकंजे से बचे रहते थे। इस हकीकत को जानकर हमारी रूह कांप जाती है। इतिहास का वो बड़ा दुखद और दर्दनाक दिन 18 नवंबर 1981 को फिरोजाबाद जिले के दिवली गांव के जाटो समाज के 24 लोगों की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। जातीय रंजिश और बदले की भावना से इस जघन्य ग्रुप नरसंहार को ठाकुर जात के डाकुओं के द्वारा अंजाम दिया गया था। 18 नवंबर 1981 को संतोष और राधेश्याम ग्रोह के 14 डकैत पुलिस की वर्दी में जाटो बहुल दिवली गांव पहुंचे और गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। और यह गोलीबारी 4 बजे से शुरू होकर करीब 4 घंटे तक चलती रही थी। इन आतंकी जल्लादों ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कई पुरुष, महिलाओं और बच्चों को गोली मारकर घायल भी कर दिया था। उस क्रूर नरसंहार से दिवली गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह थे। इस दुख की घड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह गांव पहुंचे और हेलीकॉप्टर से उतरकर वे सीधे पीड़ित जाटो परिवार बनवारी के घर गए और उनकी झोपड़ी की दहलीज पर जाकर बैठ गए। एक वृद्ध स्त्री आकर उनके पांवों के पास बैठ गई और रोने लगी। ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसे उठाया और फिर सिर पर हाथ फेरा और पूरा किस्सा पूछा। उसने बताया कि ठाकुरन के बदमाशी आए, 20-22 जने आए और सबका धाए धाए मार गए, एक और ना छोड़ियो। ज्ञानी जी ने उसके आंसू पोंछे और अपने भी आंसू पोंछे, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह के आंखों में भी आंसू आ गए थे ये दुखद कहानी सुनकर। इसी बीच एक दूसरा हेलीकॉप्टर उतरा और पता चला कि मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आ गए हैं। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। वे भी उसी जाटो स्त्री के घर आए, लेकिन ज्ञानी जी की तरह उस वृद्ध महिला की दहलीज पर वो नहीं बैठे, बल्कि खड़े रहे। इससे पता चलता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत और जातीय दुर्भावना होगी। ज्ञानी जैल सिंह जी उत्तर प्रदेश की तत्कालीन गृह मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी की तरफ मुखातिब हो कर बोले, स्वरूप कुमारी पानी मंगवाओ। वह बिस्लेरी का जमाना नहीं था। स्वरूप कुमारी ने मैनपुरी के एसएसपी कर्मवीर सिंह से कहा, पानी ले आओ। उनका आदेश नीचे तक होता हुआ सिपाही रामफुल दुबे तक पहुंचा। दुबे जी ने फौरन एक मुरादाबादी लोटे को मांजकर धोया और कुएं से पानी निकालकर पहुंच गए। इसी बीच उस दलित वृद्ध महिला ने अपने काई लगे घड़े से एल्यूमिनियम के सकोरे में पानी भरकर ज्ञानी जैल सिंह जी को दिया। पानी लेकर ज्ञानी जैल सिंह जी ने पीछे खड़े मुख्यमंत्री बीपी सिंह से पूछा, पानी पियोगे विश्वनाथ? उन्होंने वृद्ध महिला के द्वारा दिया गया पानी पीने से इनकार कर दिया, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह जी उस पानी को पी गए। उन्होंने पानी पिया और सिपाही दुबे जी के लोटे का पानी मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिया। वहां पर ज्ञानी जैल सिंह जी के पास बैठे लोग 2 मंत्रियों के बीच का अंतर बड़े गौर से देख रहे थे और महसूस भी कर रहे थे। स्त्री ने रोते बिलखते हुए बहुत कुछ बताया। वह बार बार संतोषा गैंग का नाम ले रही थी कि भाई ने हमारे घर वाले को मरवाया है। मेरे घर में बदमाश घुसे आए, पुलिस नकली पुलिस की वर्दी पहन के घर में घुसे आए, किवाड़ कुड़ारन से फाड़ के चौखट फाड़ के घुस के आए के गोली सीधी मार लग गए। मेरा 2.5 साल का लड़का तो गोदी में वो खत्म होएगा, बाकी गोली रख के फिर मेरे लगी गोली, मैं जमीन पे गिर गई। मैंने अपने पति को घर में भुस्मे दुबकाए दे थे। 4 बजे, दिन के 4 बजे से 9 बजे भुस्मे से निकाले हुए जब बदमाश चले गए। मेरे घर में खून ही खून पूरे घर में बहे रहो, तो सब मेरे घर में पूरे नष्ट कर दे। मेरी सास मार दई, मेरी सास दुलारी देवी नाम तो उन सास मार दई, सिंगारवती जिठानी थी, शांति देवी जिठानी थी, नंद राजेंद्री थी, मेरा लड़का राजेश तो, और मेरे नंदोई लाला राम थे, मेरे जेठ राम प्रसाद थे, और आशा देवी मेरी जेठानी थी, चचिया ससुर की बहू थी,
और भारत मेरे देवर थे, चचिया ससुर के लड़का, और एक एक को जन नाम भूल गए हम उनका, दाताराम थे मेरे। जे इतने परिवार के मेरे, सब मेरे घर के ही थे। 9 करीब 12-13 लोग घर के थे हमारे के। 9 तो मेरी सास के जे आए थे, 8-9। अपने को उच्च जाति का कहने वाले उस विश्वनाथ प्रताप सिंह में मुख्यमंत्री होते हुए दलित समाज के लोगों के प्रति कितनी घटिया और जातिगत भेदभावपूर्ण मानसिकता थी। व्यवहार से घटिया मानसिकता साफ होती है कि बीपी सिंह ने ना तो उस बेचारी पीड़ित महिला के दरवाजे पर बैठे और ना ही उसके हाथ का पानी पिया, क्योंकि उनके दिमाग में भेदभाव वाली मानसिकता फुदक रही थी। और वहीं दलित समाज के केंद्रीय गृह मंत्री आम आदमी की तरह उस पीड़ित वृद्ध महिला के दहलीज पर बैठ गए, उसका दुख भी सुना और उसके आंसू भी पहुंचे और अपने भी आंसू पहुंचे और उसके हाथ का पानी भी पिया। तो हम समझ सकते हैं कि एक निष्पक्ष व्यक्ति और एक पक्षपाती और जातिगत भावना से ग्रसित व्यक्ति में कितना बड़ा फर्क होता है। तो मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर दलित समुदाय के लोगों का ही नरसंहार क्यों होता है, वो अगड़ी और पिछड़ी जातियों का शिकार दलित ही क्यों होते हैं। क्योंकि इन कायरों के द्वारा आतंक पैदा करने के लिए दलितों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। गांवों की अगड़ी जातियां ठाकुरों के पीछे गोलबंद थी, तो पिछड़ी जातियां यादवों, कुर्मियों और लोधों के पीछे गोलबंद थी। यानी कि इनको अपने अपने यानी कि अगड़ी जात के डकैतों को अगड़ी जात के लोग सपोर्ट कर रहे थे, शरण दे रहे थे, तो पिछड़ी जाति के डकैतों को पिछड़ी जात के लोग दे रहे थे। इनके सरदार अपने अपने समाज में रॉबिन हुड बने हुए थे। अपना अपना रंग जमाने के लिए अगड़ी और पिछड़ी जातियों के गुंडे, बदमाश, डकैत और जातीय आतंकी दलित समाज को ही अपना शिकार आसानी से बना सकते थे और वही दलितों के साथ होता था। और जहां दलित समाज ताकतवर था, वहां ये दोनों ही अगड़ी और पिछड़ी जात के आतंकी सर उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। पूरा मध्य उत्तर प्रदेश ऐसे बागियों और डकैतों से भरा हुआ था। अगड़ी और पिछड़ी जातियों के छबराम यादव, अनार सिंह यादव, फूलन देवी, कुसुमा नाइन, विक्रम मल्ला, मलखान सिंह और बहुत सारे बागियों का आतंक था। उस समय मुख्यमंत्री बीपी सिंह थे, तो ठाकुर व अन्य अगड़ी जातियों के बागियों, आतंकियों को बढ़ावा दिया जाता था और शरण भी दी जाती थी। उनके सजातीय बंदियों का बीपी सिंह पर दबाव था कि ठाकुर और अगड़ी जात के बागियों, डकैतों, आतंकियों को छोड़कर दूसरी पिछड़ी जात के बागियों को खत्म करने के लिए ठोक दो कि नीति के तहत अभियान चलाया जा रहा था। कई जिलों में बीपी सिंह के इशारे पर इन पुलिस कप्तानों ने वाकई बिना सोचे समझे ठोकने की रणनीति अपनाई, जिससे डकैतों का आतंक तो खत्म हुआ नहीं, उल्टे ठाकुर जात के डकैतों का आतंक और ज्यादा बढ़ गया, जिसे बीपी सिंह के मुख्यमंत्री के रहते बढ़ाया गया था और संतोष जैसे कई डकैत आतंकियों के गैंग बन चुके थे। उन्हें आसानी से हथियार और गोला बारूद आसानी से मिल जाता था। ऐसे ही एक संतोषा गैंग ने दिल्ली नरसंहार को अंजाम दिया था। मजे की बात है कि इन जिलों में ठाकुर बनाम यादव राजनीति भी खूब थी। 1981 के अंत में संतोषा नाम के एक ठाकुर डकैत गिरोह ने मैनपुरी के जसराना थाने के गांव दिल्ली में 2 बच्चों समेत 24 दलितों को मार दिया था, जिससे बीपी सिंह की खूब थू-थू हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद सुखवाबाद के समीप मक्करपुर स्टेशन के पास के एक गांव में अनार सिंह यादव ने, जो एक डकैत था, ने 10 दलितों को गोलियों से भूनकर जघन्य हत्या कर दी थी। इन घटनाओं से साफ होता है कि अगड़ी और पिछड़ी दोनों ही जातियों के डकैत रूपी आतंकी दलित समुदाय के लोगों को ही अपना शिकार बनाते थे, क्योंकि इस समुदाय से इन कायरों को कोई टक्कर नहीं मिलती थी, कोई खतरा नहीं होता था। इसलिए इस दलित समुदाय के लोगों को शिकार बनाना उन कायरों के लिए बड़ा आसान होता था। अगड़ी जात के डकैत आतंकियों को बीपी सिंह की सरकार पाल रही थी और संरक्षण भी दे रही थी, और बीपी सिंह की सरकार के दौरान इस दलित समुदाय के साथ खूब जातिगत भेदभाव किया जाता था और दलितों के ऊपर अत्याचार और उनके नरसंहार जातीय भेदभाव से प्रेरित एक प्रायोजित तरीके से होते थे। दलित समुदाय के लोगों के ये बड़े बड़े नरसंहार इसी जातिगत भेदभाव और रंजिशों की नीतियों के परिणाम थे, जो मानवता पर बड़े काले और घिनौने धब्बे हैं, जो जंगली जानवरों को भी पीछे छोड़ देते हैं। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें
और रिपोर्ट को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।